नमस्कार, स्वागत आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां आपको लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। आपके साथ मैं हूं मुकुल शर्मा और आइए अब खबरें देखते हैं तेज रफ्तार से। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों के विरुद्ध दिल्ली में बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता नारेबाजी करके अपना विरोध जता रहे हैं। प्रदर्शन को देखते हुए हाई कमीशन के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। साथ ही पुलिस द्वारा भारी बैरिकेडिंग भी की गई है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने बांग्लादेश में बढ़ती हिंसा पर गहरी चिंता जताई है। उन्होंने हाल के हमलों तथा हिंदुओं की लिंचिंग पर चिंता जताते हुए इस बात पर जोर दिया कि अल्पसंख्यकों की रक्षा की जानी चाहिए। यूएन महासचिव ने मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली सरकार पर भरोसा जताया कि वह हर बांग्लादेशी को सुरक्षित रखने के लिए काम करेगी। बीजेपी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पार्टी नेताओं का मानना है कि जर्मनी में राहुल गांधी ने देश विरोधी बयान दिए हैं और भारत की मजबूत लोकतंत्र पर सवाल खड़े करके उन्होंने इसे कमजोर करने का प्रयास किया है। कर्नाटक में बीजेपी के वरिष्ठ नेता बसवराज बोम्मई के अनुसार भारत की संस्थाओं, भारतीय लोकतंत्र की आलोचना करना और उन्हें बदनाम करना राहुल गांधी की आदत बन गई है। निर्वाचन आयोग आज केरल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लिए ड्राफ्ट मतदाता सूची प्रकाशित करेगा। इसके अलावा ड्राफ्ट मतदाता सूची संबंधित सीईओ और डीईओ की आधिकारिक वेबसाइट पर भी अपलोड की जाएगी। निर्वाचन आयोग ने पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत और डुप्लीकेट मतदाताओं की अलग सूची भी वेबसाइट पर उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। आयोग ने नागरिकों से अपील की है कि वे ड्राफ्ट सूची की जांच कर समय रहते आपत्ति या दावा दर्ज कराएं ताकि अंतिम मतदाता सूची को अधिक सटीक और अद्यतन बनाया जा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विशेष दूत बनकर कोलंबो पहुंचे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने ऑपरेशन सागर बंधु में भारतीय सेना के प्रयासों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सागर बंधु के तहत श्रीलंका को लगभग 1100 टन राहत सामग्री पहुंचाई गई। उन्होंने बताया कि पैकेज श्रीलंका सरकार के साथ निकट परामर्श के अंतिम रूप दिया जा रहा है। विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने कहा, भारत से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में वृद्धि भी इस महत्वपूर्ण समय में आपकी अर्थव्यवस्था को मजबूती दे सकती है। दिल्ली के अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में एआई एवोल्यूशन द महाकुंभ ऑफ एआई पर नेशनल कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए एआई के महत्व पर जोर दिया। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न चौधरी चरण सिंह की जयंती को आज देश किसान दिवस के रूप में मना रहा है। पीएम मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न चौधरी चरण सिंह जी को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। पीएम ने एक्स पर लिखा कि पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न चौधरी चरण सिंह जी ने समाज के वंचित वर्गों के कल्याण के साथ साथ कृषि की प्रगति और किसानों की समृद्धि के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। किसान सम्मान दिवस के अवसर पर लखनऊ में आयोजित एक कार्यक्रम में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। इस अवसर पर योगी ने कुछ किसानों को सम्मानित भी किया। चौधरी चरण सिंह जयंती के अवसर पर किसान सम्मान दिवस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सरकार की नीति और योजनाओं के चलते खेती की लागत में कमी आई है, जबकि उत्पादन में निरंतर वृद्धि हुई है। पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत पहले चरण में लगभग 32 लाख अचिन्हित मतदाताओं को सुनवाई के लिए बुलाया जाएगा। बंगाल में मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के अनुसार गणना के दौरान राज्य भर में कुल 31,68,424 अचिन्हित मतदाताओं का पता लगा था। अधिकारियों ने कहा कि 2002 की मतदाता सूची में परिवार के सदस्यों के नाम न मिलने वाले मतदाताओं के लिए 27 दिसंबर से सुनवाई शुरू होगी। गृहमंत्री अमित शाह ने स्वामी विवेकानंद को उनके बलिदान दिवस पर नमन किया। गृहमंत्री ने एक्स पर लिखा कि स्वराज और स्व संस्कृति की दिशा में समानांतर योगदान देने वाले स्वामी विवेकानंद सरस्वती जी ने सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध आजीवन संघर्ष किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने नई दिल्ली में राजस्थान विधानसभा के स्पीकर वासुदेव देवनानी द्वारा लिखी गई किताब सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि के विमोचन समारोह में आज मुख्य अतिथि के तौर पर वो शामिल होंगे। मथुरा प्रदेश सरकार के वृंदावन के सुप्रसिद्ध ठाकुर बांके बिहारी मंदिर ट्रस्ट से जुड़े बिल के दोनों सदनों में पास होने से मथुरा और वृंदावन के लोगों और श्रद्धालुओं में खुशी की लहर है।
प्रयागराज में माघ मेला 2026 में आने वाले श्रद्धालुओं के यातायात अनुभव को और सुगम बनाने की दृष्टि से इस बार बाइक्स की सुविधा प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है। इस कार्य हेतु रैपिडो कंपनी से प्रशासन ने MOU साइन करते हुए उन्हें 28 पिकअप और ड्रॉप स्थान उपलब्ध कराए हैं। कृषि प्रधान जनपद चंदौली में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के 5वें संस्करण को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। लखनऊ में आयोजित होने वाली इस भव्य सेरेमनी के लिए जिले में 7,000 करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य शासन द्वारा निर्धारित किया गया है। जनपद संभल में अवैध कब्जों से मुक्त कराई गई भूमि पर अटल बाल उद्यान पार्क बनकर तैयार हो गया है। इस पार्क का उद्घाटन 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के अवसर पर किया जाएगा। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में आज पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया नेताओं के मामले में आरोपियों की ओर से दलीलें सुनी जाएंगी। पटियाला हाउस कोर्ट की स्पेशल NIE अदालत में PFI के 20 शीर्ष नेताओं के खिलाफ आरोप तय करने को लेकर बीते शनिवार को सुनवाई हुई थी, जिसमें NIE ने अदालत में PFI के खिलाफ अपनी दलीलें पेश की थी। भारत और न्यूजीलैंड एक मुक्त व्यापार समझौते पर सहमत हो गए हैं। समझौते के बाद भारतीय उत्पादों को न्यूजीलैंड का बड़ा बाजार मिलेगा, तो न्यूजीलैंड के उत्पाद भारत में सस्ते हो जाएंगे। भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता वैश्विक वाणिज्य ढांचे में भारत की बढ़ती भूमिका को दिखाता है। विकसित भारत 2047 के विजन के साथ आगे बढ़ते देश की स्पीड और स्केल को दुनिया देख रही है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन पदभार ग्रहण करने के पश्चात पहली बार 2 दिवसीय दौरे पर बिहार पहुंच रहे हैं। नितिन नवीन प्रदेश कार्यालय स्थित अटल सभागार में भाजपा सांसदों, विधायकों, विधान पार्षदों और प्रदेश भाजपा पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। इस दौरान वे पार्टी के विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेंगे और जनप्रतिनिधियों के साथ संवाद करेंगे। दिल्ली सरकार वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए लगातार सख्त कदम उठा रही है। ग्रेफ 4 लागू होने से असर दिखाई दे रहा है और हवा की गुणवत्ता में सुधार हुआ है। भारत की महारत्न ऊर्जा कंपनी इंडियन ऑयल ने भारतीय सेना के अतिरिक्त महानिदेशालय सार्वजनिक सूचना यानी ADGPI के साथ मिलकर लद्दाख में दुर्गम ऊंचाई वाले इलाकों के लिए एक बल्क पेट्रोलियम स्टोरेज फैसिलिटी का उद्घाटन किया। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने एक्स पर परियोजना की जानकारी साझा करते हुए बताया कि अत्याधुनिक इंस्टॉलेशन फैसिलिटी लद्दाख के कठिन और दुर्गम इलाकों को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। अरावली पर्वतमाला को लेकर चल रही चर्चाओं को और इस पर फैले भ्रम के बीच केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि अरावली क्षेत्र में किसी भी तरह की कोई छूट नहीं दी गई है और न ही दी जाएगी। उत्तर और मध्य भारत में इस समय कड़ाके की ठंड और घने कोहरे के असर लगातार बना हुआ है। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार में आज शीतलहर की स्थिति बनी रहने की संभावना है, जिसके मद्देनजर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। पंजाब में भी 27 दिसंबर तक घने कोहरे की चेतावनी दी गई है। IMD ने बताया है कि अगले 3 दिनों के दौरान उत्तर पश्चिम भारत में न्यूनतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आ सकती है। मौसम विभाग ने लोगों को ठंड और कोहरे को देखते हुए सावधानी बरतने, विशेषकर सुबह और रात के समय यात्रा में सतर्कता बरतने की सलाह दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2025 के विजेताओं को सम्मानित करेंगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक्स पर साझा किए एक लेख में कहा कि उत्तर भारत में जारी शीतलहर को देखते हुए राज्य सरकार पूरी संवेदनशीलता और तत्परता के साथ काम कर रही है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में कटघर पुलिस स्टेशन इलाके के पास दिल्ली लखनऊ नेशनल हाईवे पर घने कोहरे के कारण 2 ट्रक डिवाइडर से टकरा गए। ओडिशा में क्रिसमस से पहले शहर में क्रिसमस ट्री, घंटियों और उपहारों से बाजार सज गए हैं। पूरे शहर में त्योहार का माहौल बन चुका है। केरल के चुमथारा गांव में क्रिसमस आने से पहले 2800 फूलों वाले पौधों से 30 फीट का ऑर्गेनिक क्रिसमस ट्री बनाया गया है। जम्मू और कश्मीर में हल्की से मध्यम बारिश और यहां बर्फबारी हुई है। वहीं लाहौल और स्पीति, हिमाचल प्रदेश में ताज़ा बर्फबारी ने पहाड़ों को ढक लिया है। सप्ताह के दूसरे कारोबारी दिन भारतीय शेयर बाजार मामूली गिरावट के साथ खुला। इस तरह सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में लगातार 2 सत्रों की बढ़त का सिलसिला टूटा। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि ट्रेड डील पर भारत अमेरिका की बातचीत एडवांस स्टेज में है। उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका ने 6 राउंड की बातचीत कर ली है पूरी। न्यूजीलैंड ने कहा है कि वह भारत के साथ हुए FTA के तहत अपने सेबों पर शुल्क में छूट पाने वाला पहला देश बन गया है। वर्तमान में भारत में सेबों पर 50% आयात शुल्क लगता है।
केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर महिलाओं के लिए बड़ी संख्या में ब्लू कॉलर रोजगार के अवसर पैदा कर रहा है। और फिलहाल एक्सप्रेस 100 में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। चिंतामणि, क्यों इतनी चिंता करते हो? क्या खरपतवार से परेशान हो? पेश है स्टील MH210 प्लावोमीटर। खरपतवार पे करो वार, सुनहरी फसल होगी हर बार। तू मेरे घर के रानी, ये मेरे खेतों का राजा। स्टील उपकरण लाए परिवर्तन। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। चिंतामणि, क्यों इतनी चिंता करते हो? क्या खरपतवार से परेशान हो? पेश है स्टील MH210 प्लावोमीटर। खरपतवार पे करो वार, सुनहरी फसल होगी हर बार। तू मेरे घर के रानी, ये मेरे खेतों का राजा। स्टील उपकरण लाए परिवर्तन। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है एक्सप्रेस 100 में। आइए एक बार फिर से खबरें देखते हैं तेज रफ्तार से। सेबी ने एक मीडिया रिपोर्ट को नकारते हुए स्पष्ट किया है कि शॉर्ट सेलिंग के लिए मौजूदा नियम में कोई बदलाव नहीं किया गया है। सेबी ने कहा है कि रिपोर्ट गलत है। योगी सरकार ने जेवर एयरपोर्ट को गंगा एक्सप्रेसवे से जोड़ने वाले ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के लिए अनुपूरक बजट में 1240 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। इससे कनेक्टिविटी, निवेश और औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। भारत की 8 मुख्य इंडस्ट्री का संयुक्त सूचकांक नवंबर में सालाना आधार पर 1.8% बढ़ा। इसमें सीमेंट, स्टील और उर्वरकों जैसे क्षेत्रों ने सकारात्मक प्रदर्शन किया। वाणिज्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए डेटा में बताया गया है कि भारत का कोयला उत्पादन नवंबर 2025 में पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले 2.1% बढ़ा है। आंकड़ों के अनुसार नवंबर 2025 में स्टील उत्पादन सालाना आधार पर 6.1% बढ़ी है। वहीं सीमेंट का उत्पादन 14.5% बढ़ा है। भारत AI के इस्तेमाल में दुनिया के शीर्ष देशों में हुआ शामिल। रिपोर्ट के अनुसार 62% भारतीय कर्मचारी अपने काम में GenAI रोज इस्तेमाल कर रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार भारत का AI एडवांटेज स्कोर 53 है, जबकि दुनिया का औसतन 34 है, जो दिखाता है कि AI से कर्मचारियों का समय बच रहा है और काम आसान हो रहा है। भारत के रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट सेक्टर में आई तेजी। भारत में RIT की कुल संपत्ति लगभग 2.3 लाख करोड़ रुपए हुई, जिसमें हांगकांग को छोड़ा पीछे। भारतीय स्टार्टअप्स की फंडिंग में 2.6 गुना का उछाल आया है। 30 कंपनियों ने कुल मिलाकर करीब 3,640 करोड़ रुपए जुटाए। कृषि मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार चालू रबी सत्र में फसलों का कुल रकबा बढ़कर 5.81 करोड़ हेक्टेयर तक पहुंचा। सरकारी एजेंसियों की ओर से धान की नई फसलों की खरीद में तेजी लाने के बाद गोदामों में चावल का भंडार पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 12% बढ़कर दिसंबर की शुरुआत में रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचा। दूरसंचार विभाग ने बताया कि FRI नामक एक खास सिस्टम ने लागू किए जाने के महज 6 महीने में ही 660 करोड़ रुपए की साइबर ठगी को रोकने में मदद की है। डॉट के अनुसार अब तक 1000 से ज्यादा बैंक पेमेंट कंपनियां और थर्ड पार्टी ऐप्स डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म से जुड़ चुके हैं। FRI का सक्रिय रूप से उपयोग कर रहे हैं। जापान की सेमीकंडक्टर कंपनी ROHM कंपनी और टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने भारत में चिप निर्माण के लिए रणनीतिक समझौता किया है। इसके तहत भारत में पावर सेमीकंडक्टर का निर्माण किया जाएगा, जिसकी आपूर्ति घरेलू और वैश्विक बाजारों में होगी। पहले चरण में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ROHM के भारत में डिजाइन किए गए ऑटोमेटिव ग्रेड मॉड्यूल्स की असेंबली और टेस्टिंग करेगी। ये साझेदारी भारत में सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम विकसित करने की दिशा में एक अहम कदम है। सोने और चांदी की कीमतों में जबरदस्त तेजी देखने को मिली है, जिससे सोने का दाम करीब 1.34 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम और चांदी की कीमत 2.07 लाख रुपए प्रति किलो के पार पहुंच गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका को खनिज नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ग्रीनलैंड की आवश्यकता है। उन्होंने घोषणा की कि उनका विशेष दूत इस प्रभार का नेतृत्व करेंगे।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लुसियाना के गवर्नर जेफ लेंड्री को ग्रीनलैंड का विशेष दूत नियुक्त किया है। इस कारण अमेरिकी नियंत्रण के किसी भी विचार को खारिज करते हुए डेनमार्क और ग्रीनलैंड ने इसकी आलोचना की है। डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन और ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री जेंस फ्रेडरिक निल्सन ने कहा कि ग्रीनलैंड यहाँ के लोगों से संबंध रखता है, इसका अधिग्रहण नहीं किया जा सकता। ग्रीनलैंड अपना भविष्य खुद तय करेगा। सूडान के प्रधानमंत्री कामिल इद्रिस ने अपने देश में जारी गृहयुद्ध को समाप्त करने और शांति प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में सहयोग के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और विदेश मंत्री मार्को रूबियो का धन्यवाद दिया। कामिल इद्रिस ने कहा कि यह पहल युद्ध को खत्म करने का साफ और व्यवहारिक रास्ता दिखाती है। उन्होंने कहा कि सूडान इस समय एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां भविष्य को आशा, शांति और न्याय के आधार पर तय किया जाना चाहिए। इजराइल, ग्रीस और साइप्रस के नेताओं ने यरूशलेम में एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने क्षेत्रीय और वैश्विक स्थिरता के लिए आपसी सहयोग को मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि इजराइल ने ग्रीस और साइप्रस के साथ सुरक्षा सहयोग को और गहरा करने पर सहमति जताई है। ग्रीस के प्रधानमंत्री कियारिकोस मित्सोताकिस ने कहा है कि अगर गाजा पट्टी में भविष्य में कोई नई व्यवस्था की स्थिति बनती है तो ग्रीस उसमें भूमिका निभाने के लिए अवसर पर उसका स्वागत करेगा। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा है कि उन्हें यूक्रेन और अमेरिका के बीच मियामी में हुई हालिया वार्ता के बाद द्विपक्षीय सुरक्षा गारंटी पैकेज और आर्थिक पुनर्निर्माण योजना पर एक रिपोर्ट मिलने की उम्मीद है। साथ ही ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन की 20 सूत्री शांति योजना पर काम पूरा हो चुका है, लेकिन युद्ध को खत्म करने के लिए रूस की ओर से वास्तविक और ठोस इच्छा दिखाना जरूरी है। बोलीविया की राजधानी लापाज में हजारों खनिकों ने राष्ट्रपति रॉड्रिगो पास के लंबे समय से चल रही ईंधन सब्सिडी समाप्त करने के फैसले के खिलाफ बड़े पैमाने पर प्रदर्शन किया। नीदरलैंड के पूर्वी शहर हंसपीट में क्रिसमस लाइट परेड देखने के लिए खासी भीड़, इसमें एक कार घुस गई। इस दौरान हादसे में 9 लोग घायल हो गए, जिनमें से कम 3 की हालत गंभीर बनी हुई है। टेक्सास तट के पास एक मैक्सिकन चिकित्सा परिवहन विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ। विमान में 8 यात्री सवार थे, जिसमें कम से कम 3 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली स्थित चीनी दूतावास ने भारतीय पासपोर्ट धारकों को ऑनलाइन वीजा आवेदन की सुविधा प्रदान करने के लिए चीन ऑनलाइन वीजा एप्लीकेशन सिस्टम शुरू किया। अमेरिकी विदेश विभाग ने 15 दिसंबर से H-1B और H-4 वीजा आवेदकों की जांच प्रक्रिया को किया और सख्त। नई व्यवस्था के तहत अब सभी H-1B और H-4 वीजा आवेदकों के लिए ऑनलाइन गतिविधियों की समीक्षा की जा रही है। अमेरिकी सेना ने पूर्वी प्रशांत महासागर के अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में मादक पदार्थों की तस्करी के संदेह में कम चर्चित पोत पर हमले में एक व्यक्ति को मार गिराया। दक्षिण अफ्रीका में इस महीने के आरंभ में बिना लाइसेंस के चलाए जा रहे एक पब में हुई सामूहिक गोलीबारी के सिलसिले में 32 वर्षीय एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया गया। गोलीबारी में 3 बच्चों समेत 12 लोगों की जान गई थी। इटली के एंटी ट्रस्ट प्राधिकरण ने अमेरिकी टेक कंपनी एप्पल पर 98.6 मिलियन यूरो का जुर्माना लगाया है। ये जुर्माना बाजार में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को नुकसान पहुंचाने के आरोप में लगाया गया है। प्राधिकरण ने कहा है कि एप्पल की एक प्राइवेसी सुविधा की वजह से ऐप स्टोर में अन्य ऐप कंपनियों के लिए प्रतिस्पर्धा सीमित हो गई है। जांच में पाया गया कि एप्पल ने अपनी ऐप ट्रैकिंग ट्रांसपेरेंसी नीति का गलत इस्तेमाल किया। भारत और श्रीलंका की महिला क्रिकेट टीमों के बीच आज सीरीज का दूसरा T20 मैच विशाखापट्टनम में होगा। पहला मैच 8 विकेट से जीतकर भारतीय टीम 5 मैच की सीरीज में 1-0 से आगे। न्यूजीलैंड ने वेस्टइंडीज के खिलाफ तीसरा अंतिम टेस्ट 323 रन से जीता। 3 मैच की सीरीज 2-0 से की अपने नाम। कर्नाटक के ऑफ स्पिनर के गौतम ने क्रिकेट के सभी प्रारूप से लिया संन्यास। 2021 में भारत की राष्ट्रीय टीम के लिए खेला था एकमात्र वनडे। अभिषेक शर्मा विजय हजारे ट्रॉफी के लिए पंजाब के 16 सदस्यीय दल में शामिल। पंजाब का पहला मैच 24 दिसंबर को महाराष्ट्र के खिलाफ होगा। ब्रेंडन मैकलम के मुताबिक उन्हें नहीं पता कि वे अगले सीजन की शुरुआत में इंग्लैंड के टेस्ट कोच रहेंगे या नहीं। इंग्लैंड को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एशेज में मिली है करारी शिकस्त। टॉड मर्फी एशेज सीरीज के चौथे टेस्ट में खेलने के लिए हैं तैयार। ऑस्ट्रेलिया ने MCG में होने वाले टेस्ट के लिए मर्फी को नाथन लियोक के स्थान पर किया शामिल। जाय रिचर्डसन एशेज सीरीज के चौथे टेस्ट में खेलने की दौड़ में शामिल। 4 साल बाद खेल सकते हैं अपना पहला टेस्ट। नाथन लियो सर्जरी के बाद लंबे समय तक मैदान से दूर रहेंगे। लियो को
एडिलेड टेस्ट के आखिरी दिन फील्डिंग करते वक्त लगी थी चोट। भारत ने पोलैंड एरियल स्पोर्ट्स विश्व चैंपियनशिप में पुरुषों की एरियल सिल्क स्पर्धा में स्वर्ण जीता। मुंबई के एथलीट वीर गहरोत्रा ने जूनियर बी एमेच्योर पुरुष वर्ग में दिलाया स्वर्ण पदक। भारतीय नौसेना के निशानेबाज किरण अंकुश जाधव ने 68वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में पुरुषों की 10 मीटर राइफल स्पर्धा में जीता स्वर्ण पदक। ओलंपियन अर्जुन बाबू ठाकुर, रजत और ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर को कांस्य पदक मिला। मिस्र ने अफ्रीका कप ऑफ नेशंस के पहले मैच में जिम्बाब्वे को 2-1 से हराया। मोहम्मद सलाह ने स्टॉपेज टाइम में किया विजयी को। ब्राजील और सेंटोस के फॉरवर्ड नेमार के बाएं घुटने की सर्विस सर्जरी हुई है। नेमार लंबे समय से घुटने की तकलीफ से परेशान थे। लिवरपूल के स्ट्राइकर अलेक्जेंडर आइजैक के पैर की सर्जरी हुई। शनिवार को टॉटनहैम हॉटस्पर के खिलाफ हुए मैच में आइजैक को लगी थी चोट। सऊदी प्रो लीग की डिफेंडिंग चैंपियनशिप अल अहली के अल शोर्तो को 5-0 से दी मात। अहली ने एशियन चैंपियनशिप लीग एलीट के नॉकआउट दौर में जगह बनाई। पर्थ में सीरिया का मैच आयोजित करने की योजना फिलहाल रद्द हुई। एशियन फुटबॉल परिसंघ की ओर से इस मैच को लेकर नहीं मिल पाई अनुमति। तो फिलहाल के लिए एक्सप्रेस न्यूज में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए डीडी न्यूज। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।